हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल टॉप गुरु में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन के 31 अगस्त 2018 का दूसरी शिफ्ट का पेपर। ठीक है, और इसके पहले हमने दोस्तों कई शिफ्टों के पेपर करा दिए हैं और इसके बाद आपका केवल ये आपका जो है दूसरी शिफ्ट का पेपर हो गया। इसके बाद तीसरी शिफ्ट का पेपर होगा और आपके सारे जितने भी आपके CBT 1 के पेपर थे, ठीक है, 2018 में आपके जितने भी एलपी के CBT 1 के पेपर हुए थे सारे हमने करा दिए हैं। ठीक है, तो इसके बाद जस्ट हम करने वाले हैं दोस्तों CBT 2 के पेपर। ठीक है, CBT 2 के जो पेपर हुए थे एएलपी एंड टेक्नीशियन के, जो लास्ट एग्जाम हुआ था, तो उसके हम सारे पेपर कराएंगे। तो जो लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना ताकि आपको कोई वीडियो अवश्य मिल सके। ठीक है, बहुत ही हेल्पफुल उनसे मिलने वाली है, इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखना। और बता दें कि आपकी जो अपकमिंग वैकेंसियाँ हैं, चाहे 2023 ले लें आप या फिर 2024 के स्टार्टिंग में जितने भी आपकी अपकमिंग वैकेंसियाँ रेलवे में, उन सारी वैकेंसियों के लिए दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 2017 में किस मलयालम अभिनेत्री को फिल्म मिन्ना मिनुंगी, ठीक है, के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर तो दोस्तों आपका सुरभि लक्ष्मी हो जाएगा, लेकिन आप इसको याद रखें या ना रखें आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि 2017 का ये करंट अफेयर से क्वेश्चन था, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे जो आपके जो अगले वैकेंसी हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो हम नहीं ले उसको कराएंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या का, यहाँ पर वर्गों की संख्या आपको निकालना है इस चित्र में। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको सबसे पहले एक छोटा सा वर्ग दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपको छोटा सा वर्ग दिख रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब भी आपका एक वर्ग बनता है ना, और उसको यहाँ पर अगर ऐसे काट देते हैं हम, ठीक है, ऐसे काट देते हैं तो यहाँ पर कितने वर्ग बनेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, और एक पूरा बड़ा वाला 5। ओके, चारों को मिलाकर 5, यानी कि इससे 5 बनेंगे। तो यहाँ पर अंदर से आपके 5 बन जाएंगे और इसी तरह दोस्तों यहाँ पर कितने बन जाएंगे, इसको मिला के बनाएंगे 10 हो जाएंगे। और यहाँ पर आप इसको लेंगे तो 15 हो जाएंगे और इधर फिर 16 एक ये वाला हो जाएगा। ठीक है, एक ये वाला 16 और उसके बाद बड़ा वाला आपका 17, यानी कि इसमें दोस्तों टोटल कितने वर्ग बनेंगे आपके, 17 वर्ग। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट हो जाएगा। तो केवल आपको यहाँ पर वर्ग गिनना था, आयत नहीं गिनना था। ठीक है, तो वर्ग यहाँ पर टोटल जो है तो कितने हो जाएंगे, 17। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्रस्तुत वाक्य पर ध्यान देते हुए निर्णय लें कि वाक्य में कौन से अनुमान निहित है। ठीक है, यानी कि आपको एक वाक्य दिया हुआ है, इस वाक्य के आधार पर आपको अनुमान लगाना है कि कौन सा आपका निहित होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले वाक्य को पढ़ेंगे। बोला जा रहा है कि अध्यापिका ने कक्षा में घोषणा की कि जो संग्रहालय जाना चाहते हैं उन्हें कल दोपहर 3 बजे तक 200 रुपये जमा करना होगा। तो अध्यापिका ने यहाँ पर बोला कि जो लोग भी, जितने भी छात्र पुस्तकालय जाना चाहते हैं, संग्रहालय जाना चाहते हैं, तो उन्हें कल दोपहर 3 बजे तक यहाँ पर 200 रुपये जमा करना होगा। तो अब अनुमान क्या लगा सकते हैं हम, संग्रहालय का दौरा अनिवार्य है, ये नहीं कह सकते। ठीक है, उन्होंने अध्यापिका ने इस वाक्य में तो यही बोला कि जिनको भी जाना, जो भी लोग भी जाना चाहते हैं संग्रहालय, केवल वही दोस्तों 3 बजे तक 200 रुपये जमा करें। तो अनिवार्य तो नहीं है यहाँ पर। ठीक है, कोई बच्चा अगर नहीं चाहता कि मुझे नहीं जाना संग्रहालय तो वो नहीं जाए, उससे थोड़ी रुपया मांगा जा रहा है। ठीक है, ये आपका अनुमान क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सभी विद्यार्थियों को 200 रुपये जमा करना होगा, ये भी रॉन्ग होगा। ठीक है, सभी विद्यार्थियों को थोड़ी जमा करना होगा, जो संग्रहालय जाना चाहता है केवल उसी के लिए ही बोला गया है कि 3 बजे तक 200 रुपये जमा करें। तो यहाँ पर ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। इसका राइट आंसर आप देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर, दोनों अनुमान आपके रॉन्ग होंगे। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, पहला, यानी कि ना तो अनुमान 1 और ना ही 2 निहित है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, फिर से वही सेम क्वेश्चन आ चुका है, कथन और धारणा वाला। ठीक है, यानी कि लॉजिकल रीजनिंग से दोस्तों बहुत ही सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे पिछले एग्जाम में। तो आप दोस्तों लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर एक विशेष फोकस करके चलना, क्योंकि जो प्रेजेंटली जितने भी दोस्तों एग्जाम आपके कंडक्ट हो रहे हैं ना, चाहे आपका रेलवे का हो चाहे फिर ISSC का हो, उनमें लगभग अगर 100 नंबर का
जो है तो 100 नंबर का कोई 100 क्वेश्चन का जैसे कोई पेपर है, उसमें लगभग 4 से 5, ठीक है। तो अभी आप देखना कि जैसे आपका ये पेपर CBT 1 का जो LP का हुआ था 75 क्वेश्चन है, लेकिन इसमें अभी तक कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, दूसरा क्वेश्चन है। अभी इसी तरह के आपके 2-3 क्वेश्चन और मिलेंगे। तो लॉजिकल रीजनिंग में दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से इसको पकड़ बनाना, और इसमें पकड़ दोस्तों केवल आपकी प्रैक्टिस से होगी, ठीक है। बाकी इसका कोई लॉजिक नहीं होता, केवल अपने दिमाग से, अपने विचार से इसको अच्छे से करना होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। बोला जा रहा है कि कथन, मुंबई में एक अग्रणी स्कूल ने अगले शैक्षणिक वर्ष से अपनी फीस 150% बढ़ा दी, ठीक है। लेकिन मुंबई में एक स्कूल है, अग्रणी स्कूल, उसने बोला है कि जो हम हमारा अगला शैक्षणिक वर्ष होगा उसमें हम 150% फीस क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। अब धारणाएं क्या लगा सकते हैं आप, वो यहाँ पर देखिए। पहला है, अधिक फीस के कारण छात्र स्कूल बदल सकते हैं। अब यहाँ पर संभावना दी हुई है, और पॉजिटिव संभावना जब भी दी हुई हो धारणा में, तो आपका ये हमेशा राइट ही होगा, ठीक है। क्या पता, हाँ बिल्कुल सही बात है। बोला गया है कि अगर अधिक फीस होने के कारण छात्र जो है तो स्कूल बदल सकते हैं, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। कोई बदल भी सकते हैं, कोई दबाव थोड़ी ना है कि नहीं बदलेंगे, ठीक है। अगला यहाँ पर, अभी भी छात्रों में स्कूल की मांग हो सकती है, ठीक है। तो ये भी संभावना भी है, ठीक है। यानी कि क्या पता वहाँ पे फीस अधिक हो गई है, फिर भी छात्रों में दोस्तों अभी भी वही स्कूल की मांग बनी रहे, ठीक है। तो ये भी आपका राइट होगा। यानी कि दोनों तो राइट नहीं होंगे, देखो राइट दोनों होंगे, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे के ये कटाक्ष कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि स्कूल बदल सकते हैं, और यहाँ पर बोल रहा है कि वही मांग रहेगी स्कूल की, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, या तो पहला होगा, ठीक है। यहाँ पर आइदर और का केस लग जाएगा, ठीक है। आइदर और का केस यहाँ पर लगेगा। तो क्या है, या तो पहला सही होगा, पहला सही होगा तो दूसरा गलत हो जाएगा, अगर पहला गलत है तो दूसरा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आइदर और का केस लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर देखते हैं। तो आपका आंसर पहला राइट हो जाएगा, यानी कि या तो धारणा 1 या फिर धारणा 2 अंतर्निहित है। ओके, क्लियर। अगला क्वेश्चन, भरमार पड़ी है फ्रेंड्स, भरमार पड़ी है ऐसे क्वेश्चनों की, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों की भरमार पड़ी है। देखो फिर से वही लगातार, अभी तीसरा क्वेश्चन वही सेम लॉजिकल रीजनिंग से आ रहा है। बोला जा रहा है कि यहाँ पर वाक्य दिया है और आपका कार्यवाही क्या करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले पढ़ते हैं, बेंगलुरु में कई निजी विद्यालय सरकार द्वारा निर्धारित सीमाओं से अधिक शुल्क प्रभारित करते हैं। यानी कि सरकार ने जितना दोस्तों निर्धारित रखा कि विद्यालयों से कि इतनी आप जो है तो शुल्क ले सकते हैं बच्चों से, ठीक है। तो उससे अधिक ले रहे हैं। तो यहाँ पर आप कार्रवाई क्या कर सकते हैं, ऐसे विद्यालयों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, आप कार्रवाई तो कर ही सकते हैं। सख्त कार्रवाई, अगर कोई विद्यालय वह आपकी सरकार की गाइडलाइंस नहीं फॉलो कर रहा है कि आपको कितनी शुल्क लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो फॉलो नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल सही बात है कि उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो सही है। बोला जा रहा है कि ऐसे विद्यालयों को बंद कर देना चाहिए, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। विद्यालयों को बंद नहीं किया जा सकता, क्यों? क्योंकि सरकार के पास अभी इतने गवर्नमेंट स्कूल नहीं है कि सारे बच्चे जो है तो गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ सके, ठीक है। इसलिए प्राइवेट स्कूलों का बंद होना एक तरह से बहुत ही बड़ी विपदा का कारण हो सकता है। इसलिए सरकार ऐसे कभी नहीं कार्रवाई कर सकती कि विद्यालयों को बंद कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर केवल कौन सा होगा, पहला ही राइट होगा मेरे हिसाब से। अगला यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या आंसर दिया था। तो आपका केवल पहला ही सही है, यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर तीसरा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल सिंपल सा ही है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें ही सबका जोड़ना है। यानी कि यहाँ पर आपका 29.6 लिख लीजिए इधर, और इधर आप 2.96, और यहाँ पर 296, ठीक है। इनको आप सभी को ऐड कर देते हैं तो 6 9 6 15, और इधर 9 6 15 2 17 1 18, और उसके बाद 9 2, ठीक है। 9 6 15 2 17 1 18, और 9 2 11 1 12, और इधर 3, यानी कि 328.856। तो आपका चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, इस तरह के कैलकुलेशन में आप ज़्यादा सोच विचार नहीं करें, डायरेक्टली ऐड कर देना है आपको। ओके, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका गिवन है कि अवतल दर्पण की वक्रता की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, और कार्टेजियन साइन कन्वेंशन के अनुसार इसकी फोकल लंबाई को किस तरह से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझिए कि कार्टेजियन जो साइन कन्वेंशन है उसका क्या मतलब है, ठीक है। यानी कि जब भी यहाँ पर ये रूल कहाँ पर लागू होता है, मिरर और लेंस में, ठीक है। जो भी आप अगर यहाँ पर देखो कॉन्वेक्स, ठीक है, यानी कि कॉन्वेक्स, अगर आप कॉन्वेक्स लेते हैं या फिर आप चाहे मिरर लें, ठीक है, मिरर लें या फिर आप चाहे लेंस लें, उसके लिए आप देखें बस सबसे पहले, ठीक है।
तो यहाँ पर जो मिरर या लें या फिर लेंस लें, यानी कि अगर आप कॉन्वेक्स मिरर लेते हैं या फिर लेंस लेते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि जो फोकल लेंथ होता है वो हमेशा माइनस में होता है, ठीक है। एफ जो होता है हमेशा ऋणात्मक होता है। और यहाँ पर जो यू होता है यानी कि मिरर या लेंस से वस्तु की दूरी, वो भी हमेशा ऋणात्मक होती है। और आपका जो भी का मान होता है वो क्या होता है कि मिरर के साइड के या मिरर या लेंस के साइड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर जैसे यहाँ पर ये मान लेते हैं मिरर है और उसके अगर बाएं साइड अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो वह हमेशा ऋणात्मक होगा। अगर दाईं साइड का हम कोई भी डिस्टेंस ले रहे हैं तो वो हमेशा धनात्मक होगा, ठीक है। तो ये दोस्तों वहाँ पर प्रतिबिंब बनने के ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पर अगर जैसे कोई कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेव यानी कि अवतल के, यहाँ पर कॉन्वेक्स है तो यहाँ पर लेंथ जो फोकल लेंथ होगी धनात्मक ही होगी हमेशा, ये बात ध्यान देना, ये बात ध्यान देना, ठीक है। कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल उत्तल की जो आपकी जो फोकस लंबाई होती है हमेशा धनात्मक होती है। कॉनकेव की यहाँ पर क्या होती है, फोकस लेंथ हमेशा ऋणात्मक होती है, ठीक है, ऋणात्मक होती है। और यू का मान हमेशा माइनस में रहेगा और भी का मान दोस्तों यहाँ पर भी प्लस माइनस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगला यहाँ पर आप देखो क्या बोला गया है कि अवतल दर्पण की वक्रता की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर उसकी क्या होगी, फोकल लंबाई क्या होगी। अब यहाँ पर फोकल लंबाई देखो सभी लोग जानते होंगे कि जो फोकल लंबाई, ठीक है, यानी कि जो एफ का मान होता है वह वक्रता केंद्र का आधा होता है। तो यहाँ पर एफ का मान क्या आ जाएगा, 30/2। तो यहाँ पर आपका 15 आ जाएगा, लेकिन 15 आप कभी भूल के तीसरा ऑप्शन नहीं लगा देना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर उत्तल दर्पण होता तो आपका ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर अवतल दर्पण बोला गया है तो इसकी जो आपकी आपका जो फोकस लंबाई होगा वो हमेशा ऋणात्मक होगा, ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर चौथा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि पाइप ए किसी खाली टंकी को अकेले 4 घंटे में भर सकता है। तो दोस्तों पाइप एंड टंकी वाले दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ए जो है तो 4 घंटे में किसी टंकी को भर सकता है। उसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि ए 4 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप बी के साथ मिलकर यह उसे 3 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। यानी कि पाई अगर ए और बी साथ में मिलकर काम करते हैं तो वह 3 घंटे में भर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले टंकी की क्षमता हम इनका एलसीएम मान लेते हैं 12। यहाँ पर ए की क्षमता क्या हो जाएगी 3, और जो ए और बी की क्षमता क्या हो जाएगी 4, ठीक है। तो यहाँ पर ए की क्षमता हमारी पहले से 3 थी, तो इधर अगर 3 होगा तो बी का मान ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तभी तो 4 होगा इन दोनों का योग। अब आपसे जो बोला जा रहा है वो देखिए, बोला जा रहा है कि पाइप ए को 1 घंटे चलाने के पश्चात पाइप बी को भी खोल दिया जाता है। यानी कि पहले पाइप ए अकेले 1 घंटे चलता है, यानी कि 1 घंटे में कितना भर जाएगा टंकी 3 मिनट, ठीक है। अब बचेगा कितना, -3 कर देंगे, यानी कि अब बचेगा 9 भरना है। अब दोनों लोग मिलकर काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे तो यानी कि कितना हो जाएगा, उनकी क्षमता 4। तो अब 9 काम करना है 4 की इफिशियंसी थे, तो आपका यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। यानी कि 2 घंटे अभी और लगेंगे, ठीक है। और 2 घंटे लग जाएंगे तो कितना भर जाएगा वो 8 यूनिट, ठीक है। 8 यूनिट और भर जाएगा, और यानी कि इधर आपका 3 घंटे लग गया और आपका इधर 11 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट बचा। और 4 की इफिशियंसी से, ठीक है, 4 की इफिशियंसी भरेंगे। यहाँ पर आपका जो इसको 1/4 को घंटा है, ये मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 15 मिनट आ जाएगा। यानी कि आपको कितना टोटल टाइम लगा, 3 घंटे 15 मिनट, ठीक है। तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, अंड जनन। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मादाओं में जो अंडाणुओं का उत्पादन किस प्रक्रिया के द्वारा होता है उसे कहा जाता है अंड जनन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या क्या है, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई अगर तत्व एक्स है और उसकी प्रोटॉनों की संख्या यानी कि पी की वैल्यू क्या है आपकी 15 है और आपकी एन की वैल्यू क्या है 22 है, ठीक है। तो उसका परमाणु उसका द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो एटॉमिक मास होता है ना वो किसके बराबर होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करेंगे तो यानी कि आपका 37 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपसे कोई पूछे कि इसका परमाणु एटॉमिक नंबर क्या होगा, परमाणु क्रमांक क्या होगा, तो यहाँ पर जो प्रोटॉन की संख्या होती है उतनी ही बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या ही क्या होती है आपकी यहाँ पर 15 हो जाएगी, ठीक है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या समान होती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स।
क्वेश्चन दिया गया है कि यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, यानी कि कोई भी जैसे आपकी कोई ध्वनि तरंग है तो उसका सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो वेलोसिटी होती है ध्वनि तरंग की। ठीक है, वो क्या होती है, वेलोसिटी बराबर होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा होता है, सभी को पता होगा। आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य वेग के बराबर होता है। ठीक है, बोला जा रहा है कि किसी वेग पर, यानी कि वेग यहाँ पर बोला जा रहा है कि कांस्टेंट है। ठीक है, यानी कि वेग परिवर्तित नहीं हो रहा। अगर उसका जो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है यानी कि आवृत्ति बढ़ रही है तो यहाँ पर उसका जो तरंग दैर्ध्य है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो obvious सी बात है दोस्तों, जो अगर आपका ये सेम रहेगा ना, अगर ये आपका कांस्टेंट है तो आपका जो तरंग दैर्ध्य हो जाएगा वह इन्वर्सली हो जाएगा प्रोपोर्शन किसके, फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, यानी कि अगर आपका फ्रीक्वेंसी दोस्तों आपकी अगर ज़्यादा हो रही है ना तो आपका जो तरंग दैर्ध्य हो जाएगा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत हैं। ओके, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसकी तरंग दैर्ध्य में कमी आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कुछ नहीं बोला जा रहा, केवल इसको सॉल्व भी करना है, कुछ नहीं बोला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका 27/1000 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस आपका 8/1000। ठीक है, यानी कि आपका जो ऊपर आने वाला है वो क्या आने वाला है, आपका 35/1000। ठीक है, और नीचे आपका क्या आएगा वो उसको भी देख लेते हैं। तो 0.3 माइनस 0.2 करेंगे तो 0.1 आ जाएगा, यानी कि इसका वर्ग जब करेंगे तो 1/, आपका कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, तो अब इसको जब आप देखेंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका ऊपर क्या बचेगा, 35/1000, और इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे आपके, और इसको आप काटेंगे 5 से तो 5 सती 35 और 5 दूनी 10, नहीं कि 7/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है जब दर्पण को शब्द के नीचे क्षैतिज रूप में रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ उसने बोल दिया कि जब यहाँ पर दर्पण को क्षैतिज रूप से उस यहाँ पर रखा जाता है, शब्दों के नीचे रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दर्पण रखा जा रहा है। तो अगर यहाँ पर बोलता नहीं फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पर सीधे डायरेक्टली बोल देता है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब निकाले तो हमेशा आप दाएं साइड ही मानते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोल दिया है कि दर्पण जो है शब्द के नीचे तरफ लेना है तो आप नीचे की तरफ ही मानेंगे। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल है, ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। ठीक है, ये तो आसान ही है, इसको तो आप आसानी से कर ही सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सुएज नहर द्वारा इनमें से कौन से दो जल निकायों को जोड़ा जाता है। ठीक है, यानी कि कौन से दो जल निकाय जुड़ते हैं सुएज नहर के द्वारा। यहाँ पर जो आपका मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर और जो रेड सी है वो दोनों आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते होंगे कि आपका जो गल्फ ऑफ हार्मूज है अफ्रीका में। ठीक है, तो वहाँ पर आपका क्या है, रेड सी है। ठीक है, और इधर पे आपका स्वेज कैनाल है। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या है, मेडिटेरियन सी। तो इन दोनों के बीच में कौन जोड़ता है, कौन जोड़ता है, आपका स्वेज नहर। ठीक है, स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक न्यूज बता और इसके बारे में बता दें कि दोस्तों जो जो स्वेज नहर बनी थी ना, कब इसके उद्घाटन कब हुआ था, बनी थी कब, 1914 में बनी थी। ठीक है, इसका काम जो संपन्न हुआ था 1914 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दो पाइप हैं एक्स और वाई, अकेले एक टैंक को क्रमशः 48 और 72 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पाइप एक्स है वह 48 मिनट में, और जो पाइप वाई है वह 72 मिनट में। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इनका हम ले लेते हैं एलसीएम। ठीक है, एलसीएम आप जब लेंगे तो आप देख रहे होंगे कि 24 दूनी 48 होता है और आपका 24 3 72। ठीक है, यानी कि आपकी एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स की जो क्षमता आ जाएगी आपकी 3 आ जाएगी, और वाई की जो क्षमता आ जाएगी आपकी यहाँ पर 2 आ जाएगी। अब जो बोल रहा है वो करना है आपको। बोला जा रहा है यदि दोनों को एक साथ खोला जाए तो टैंक भरने में कुल कितना समय लगेगा। ठीक है, यानी कि दोनों को एक साथ जब खोला जाएगा तो उनकी क्षमता क्या हो जाएगी, 5। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली से आपका 5 का डिवाइड करना है, जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका 3 दूनी 6, यानी कि 24 इंटू 6 करेंगे आप जब, 24 इंटू 6 यानी कि आपका कितना हो जाएगा इधर से 6 6 36, 6 दूनी 12, 3 15। ठीक है, और बटे आपका 5। ठीक है, तो आप इसको क्या करें, दोगुना कर दें। ठीक है, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो आपका इधर से हो जाएगा तो 6 का 12 और ठीक है, तो यहाँ पर 24 इंटू 6 करना है हमें।
24 इंटू 6 और बटे 5 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 6 चौके 24, 6 दूनी 12, तो 14 और बटे 5 है। तो इसको ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि जी जो नीचे एक 10 आएगा ना, तो ऊपर आराम से पॉइंट लगा दें। ठीक है, तो आपको ऊपर क्या हो जाएगा 2808 बटे 10, यानी कि ऊपर एक पॉइंट लग जाएगा 28.8 आपका मिनट, इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये दोस्तों आपका कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है और इसमें बोला जा रहा है कि सारे फल पेड़ हैं। ठीक है, तो सारे फल आपके क्या आ जाएंगे, सारे फल किसके अंदर आ जाएंगे, पेड़ के अंदर। तो ये हमने बना लिया। उसके बाद बोला जा रहा है कि कुछ पेड़ पक्षी हैं, यानी कि पेड़ का कुछ पार्ट क्या है, पक्षी के अंदर आ जाएगा। अब आपसे निष्कर्ष क्या बोला जा रहा है कि कुछ पक्षी पेड़ हैं, तो कुछ पक्षी पेड़ हैं, तो बिल्कुल सही बात है, पक्षी और पेड़ ये वाला कॉमन है, यानी कि आपका राइट हो जाएगा। और कुछ पेड़ फल हैं, तो कुछ पेड़ फल हैं, तो पेड़ का जो ये वाला पार्ट है ना, तो फल के अंदर ही तो आ रहा है, तो यहाँ पर ये भी आपका राइट हो जाएगा। यानी कि दोनों ही निष्कर्ष आपके राइट होंगे। तो देखते हैं यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि एक रेलगाड़ी है और कितनी है 550 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है। यदि यह 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो वह रेलगाड़ी की स्पीड क्या है 70। ठीक है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे और कितने सेकंड में वह पार करती है रेलवे प्लेटफॉर्म को, 36 सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 36 दूनी, ठीक है 18 दूनी आपका 36 होता है। तो यहाँ पर आपका टोटल जो ट्रेन लंबाई तय दूरी तय करेगी वो 700 मीटर, और जिसमें से 550 क्या है उस प्लेटफॉर्म की लंबाई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्रेन की लंबाई आ जाएगी वो क्या आ जाएगी आपकी 150 मीटर। ठीक है, क्योंकि अगर कोई ट्रेन है और वह प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, यानी कि वह स्वयं की दूरी तो कवर करेगी और साथ साथ में ट्रेन प्लेटफॉर्म की भी दूरी कवर करेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है और इसमें बोला जा रहा है कि जो भिन्न है उसको आपको केवल करना है, बताना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख रहे हो कि इसमें एक वर्ग है, इसमें भी एक वर्ग है, इसमें भी है, इसमें भी, इससे तो नहीं पता कर सकते। लेकिन एक चीज़ आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो है तो एक वर्ग है लेकिन उसकी एक भुजा खुली है। ठीक है, एक तरफ से खोला हुआ है, और इसी तरह यहाँ पर भी एक वर्ग है लेकिन एक तरफ से खोला हुआ है, और यहाँ पर भी एक तरफ से खोला हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है, यहाँ पर दोस्तों एक तरफ से खुला हुआ भाग कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर दो दो तरफ से आपके खुले हुए हैं, तो आपका यही अलग हो जाएगा। आपका बी यानी कि तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप डायरेक्टली वहाँ पर क्वेश्चन में जाइए जो बोल रहा है जिन लोगों के पास घर और स्वर्ण है परंतु मोटर कार नहीं है उनकी कुल संख्या बताएं। ठीक है, तो यहाँ पर परंतु मोटर कार नहीं है, लेकिन आपको केवल इन तीनों आकृतियों को पता करने की जरूरत नहीं है। आप केवल क्या पता करिए, मोटर कार वाले। ठीक है, मोटर कार किसको प्रदर्शित करता है उसको हटा के बाकी जो दोनों में कॉमन होगा घर और स्वर्ण में, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आसान रहेगा ना, आपको सभी पता करने की जरूरत नहीं, केवल आप मोटर कार का पता करिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखा है कि उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिनके पास मोटर कार है। कौन, त्रिकोण, यानी कि त्रिकोण वाला नहीं होगा, यानी कि ये वाला पार्ट आपका नहीं होगा। तो अब जो कॉमन बच रहा है ना, तो इन दोनों में, इसमें और इसमें कौन सा कॉमन आ रहा है, पांचवा। ठीक है, तो आपका 5 यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि मानव विकास का अध्ययन एक यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं जो कि निम्न में से डैश में विकसित हुए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अफ्रीका। तो ये दोस्तों मानव की उत्पत्ति के बारे में अगर स्टडी की जाती है तो उसमें पता चला है कि जो मानव की उत्पत्ति दोस्तों अफ्रीका से ही हुई है। ठीक है, वहीं से ही सारे मनुष्य इधर उधर निकल कर गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए। ठीक है, यानी कि आपके मोमेंटम की बात कर रहा है कि अगर उसको 3 गुना कर दिया जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जो मोमेंटम आपका पी बराबर क्या होता है, एम इंटू वी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान देना है, जो मोमेंटम आपको होता है पी बराबर एम भी होता है, और जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है यानी कि गतिज ऊर्जा, वो क्या होती है आपकी 1/2 और एम भी स्क्वायर होती है। आप सभी को यही फार्मूला पता होगा, लेकिन हमें क्या करना होगा कि इस काइनेटिक एनर्जी को मोमेंट के रूप में चेंज करना होगा। ठीक है, नहीं संवेग के रूप में चेंज करना होगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जब हम इसको क्या करेंगे 1/2, और ऊपर दोस्तों क्या करते हैं हम एक एम और भी स्क्वायर इंटू, ऊपर एम का मल्टीप्लाई करते हैं नीचे भी एम का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1/2
और यहाँ पर एक देखो एम भी इधर आ जाएगा और एक जो बी बचेगा इधर आ जाएगा, यानी कि जो एम भी इंटू एम भी यानी कि पी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, मोमेंटम का स्क्वायर और बटे आपका एम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपसे बोला जा रहा है, आपसे क्या बोला जा रहा है कि यदि हम जो संवेग को क्या कर रहे हैं, दुगना 3 गुना कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ पर अब अपन कर सकते हैं संवेग को अगर दोगुना करते हैं यानी कि 3 गुना करते हैं, ठीक है, तो यानी कि 3p का स्क्वायर और बटे एम रहेगा, यहाँ पर 1/2 और आपका क्या हो जाएगा इंटू 9p स्क्वायर बटे एम, ठीक है, यानी कि आपको इधर से क्या आने वाला है 9 इंटू 1/2 और पी स्क्वायर बटे एम, ठीक है, यानी कि आप इसकी जगह तो दोस्तों आप क्या रख सकते हैं, वही सेम यही वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है, ये जो आपने पहले निकाली थी, यानी कि यहाँ पर आप काइनेटिक एनर्जी रख देते हैं, यानी कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी अब कितनी हो जाएगी 9 गुना हो जाएगी, ठीक है, तो मूल मान का 9 गुना हो जाएगी। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं, तो इसको आप डायरेक्टली याद रखिए, जब अगर मोमेंटम में आप काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं तो 1/2 और यहाँ पर पी स्क्वायर बटे एम होता है, ठीक है, ये आप ध्यान देना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया गया है कि 16,870 में एक मेज बेचकर एक दुकानदार को 1080 की हानि होती है, इसकी हानि का प्रतिशत कितना होगा, ठीक है, यानी कि कोई वस्तु है मेज, ठीक है, और उसका जो कितने बेच रही है उसको 16,870 में, तो उसे इतने की हानि होती है, यानी कि उसका अगर हम कॉस्ट प्राइस निकालना चाहें तो वो क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस और माइनस आपका जो लॉस हो रहा है, ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस लॉस वही उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप, तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, ठीक है, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस हो जाएगा। यहाँ पर सेलिंग प्राइस आपकी कितनी है 16,870 और प्लस आपका 1080 रुपये हो जाएगा, यानी कि इधर से क्या आने वाला जो कॉस्ट प्राइस वो आपका आने वाला है 0 और 8 7 15 8 1 9 और 6 1 आपको क्या होता है 7 और 1 यानी कि 17,970 आपका कॉस्ट प्राइस आ गया। उसके बाद अब आपको क्या निकालना है कि हानि प्रतिशत क्या होगी, ठीक है, यानी कि ये आपका कॉस्ट प्राइस है, तो आपकी हानि इतनी हो रही है और इतने का आपका कॉस्ट प्राइस है 17,970 का, और इसका आपको परसेंटेज निकालना है, ठीक है, यानी कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर फ्रेंड्स कितना आने वाला है 6%, ठीक है, तो इसको आप जब अच्छे से कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आंसर 6% आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि एक घन के किनारों की लंबाइयों का जोड़कर, ठीक है, जोड़ एक वर्ग की परिधि के आधे के बराबर है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि कोई घन है और इसकी भुजा ए है और कोई वर्ग है उसकी भुजा क्या है स्मॉल ए है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बोला जा रहा है कि घन के किनारों की लंबाइयों का जोड़, यानी कि क्या हो जाएगा घन के किनारे कितने होते हैं 12 और एक किनारे की लंबाई ए है, यानी कि 12 ए उसकी किनारों की लंबाई हो जाएगी टोटल, उसका योग एक वर्ग की परिधि के आधे के बराबर, तो वर्ग की परिधि 4a हो जाएगी और उसके आधे के बराबर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हो जाएगा ये, तो कैपिटल ए बटे स्मॉल ए आपका क्या आ जाएगा 1/6। ओके, तो आपसे बोला जा रहा है यदि घन के आयतन का संख्यात्मक मान वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के 1/6 के बराबर है, ठीक है, यानी कि आपका जो घन के आयतन का संख्यात्मक मान होगा, यहाँ पर मान लेते हैं x है और इधर भी x, ठीक है, क्योंकि अनुपात में है, घन का आयतन क्या हो जाएगा x का 3, इसका जो संख्यात्मक मान है आपका वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान का 1/6वां भाग है, ठीक है, यानी वर्ग के क्षेत्रफल का यहाँ पर 36x² हो जाएगा और उसका 1/6वां भाग है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इधर 6 आ जाएगा और x² से इसको काट देंगे, यानी कि x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 6। आपसे क्या बोला जा रहा है कि वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी होगी, ठीक है, तो वर्ग की भुजा हमने a मानी थी वो क्या है 6x, यहाँ पर x की वैल्यू 6 है, तो 6x की वैल्यू 36 इकाई हो जाएगी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उम्मीद करता हूँ समझ गए, केवल लैंग्वेज आपको पकड़ कर चलना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन पॉइंट दिया है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया है उसकी जगह क्या आएगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि अगर आपको इस 14 इधर पर प्राप्त करना है, इधर भी 14 और इधर 8 6 क्या होता है 14 होता है, आप सभी को पता ही होगा, ठीक है, तो आप यहाँ पर भी यही लगा के देखिए 8 6 14 इधर भी होता है और इधर भी आप अब एक बार करके तो देख ही सकते हैं, क्या पता ऑप्शन आपका दिया हो 6 4 10 दिया है कि नहीं दिया, अगर दिया होगा तो 100% राइट होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह ये रूल फॉलो होता है। तो आप कहेंगे सर ये जो कोनों में दिए हुए हैं अंक उनका क्या करें, उनका कुछ ना करो 4 डाल लेते हैं, ठीक है,
क्योंकि अगर आपका लॉजिक दो जगह लग रहा है ना तो आपका 100% राइट होगा। अगर ऑप्शन दिया है तो आप ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन आपका 10 कहाँ पर है, दिया है। अब यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा राइट होगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक यहाँ पर 75 और 405 के बीच न्यूनतम अंकों के पूर्णांक संख्याएं कितनी है। ठीक है, यानी कि न्यूनतम बोल रहा हूँ, 3 अंकों की पूर्ण संख्या कितनी है। तो 3 अंकों की पूर्ण संख्या आपको लेने हैं किसके बीच बीच में, 75 और 405 के। तो 75 और जब आप 405 के बीच में देखेंगे तो कितनी 3 अंकों की संख्या है। तो यहाँ पर 75 के बाद दोस्तों कौन सी पहली आ रही है, 100, जो कि आपकी 3 अंक की है। और 405 के हमें बीच में लेना है। ठीक है, यानी कि उसके पहले वाली लेना है, यानी कि 404 वाली, 404 तक की लेना है। तो यहाँ पर 100 और 404 तक में कितनी आ रही है, टोटल कितनी हो जाएंगे नंबर, वो आपको कैसे निकालना है, अंतिम नंबर माइनस पहले का नंबर। ठीक है, प्रथम नंबर, तो 404 माइनस आपको कितना हो जाएगा, 100, और प्लस में आपको 1 करना होता है। ओके, तो यहाँ से आपका 405 माइनस 100 यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, 305। ओके, तो आपका आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि एक षटभुज के प्रत्येक 5 कोणों का माप 116 डिग्री है, शेष कोण का माप कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जो आपका एक षटभुज है, उसके प्रत्येक षटभुज है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उसके जो आंतरिक कोणों का योग क्या होगा। ठीक है, तो षटभुज है यानी कि उसका बाह्य कोण सबसे पहले हम निकालते हैं। कोई सूत्र भी नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई हमें भुजा दी हुई है कि कितना बहुभुज है, कितनी भुजा का बहुभुज है, और उसका अगर हमें भुजा दी हुई है तो हम सबसे पहले उसका बाह्य एंगल तो पता ही कर सकते हैं। अगर बाह्य पता हो गया तो 180 में उसको माइनस करके अंदर वाला निकाल लेंगे। ठीक है, तो 360 बटे आप कितनी भुजाएं हैं, 6 भुजाएं, यानी कि जो बाह्य एंगल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। अगर बाह्य 60 है तो उसका आंतरिक कोण क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। ठीक है, और ये 60 भुज है, यानी कि जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई, यानी कि जो अंदर जो 6 कोण बनेंगे, यानी कि उसका टोटल योग क्या हो जाएगा, कितना योग हो जाएगा एंगलों का, 720 डिग्री। ठीक है, और उसमें से दोस्तों आपके जो 5 एंगल हैं कितने कितने के हैं, 116 डिग्री के। ठीक है, यानी कि 116 इंटू 5 जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा इधर से, 580, यानी कि जो आपका छठवां जो एंगल होगा वह इसमें 580 को माइनस कर देंगे 720 में, वही हो जाएगा इधर 0 और इधर आपका 4 और इधर आपका 1, यानी कि 140 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि उस एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने यूएस सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विलियम हावर्ड क्राफ्ट। ठीक है, जिन्होंने कि केवल यूएसए के इतिहास में केवल एकमात्र ही ऐसे प्रेसिडेंट बने जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के रूप में, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम किया। ठीक है, तो ये आप ध्यान देना, विलियम हावर्ड क्राफ्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक ऊंची छलांग लगाने वाली, यानी कि वाला या वाली, ठीक है, ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि यह डैश का जड़त्व उसे लंबी छलांग देने में मदद करे। ठीक है, यानी कि कुछ समय के लिए वो क्यों दौड़ता है, क्योंकि वह गति का जड़त्व उसे लंबी छलांग देने में मदद करे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर सिंपल सा गति ही हो जाएगा। गति अगर उसका दौड़ता है ताकि वह मोमेंटम प्राप्त कर सके और उस जड़त्व के आधार पर वह लंबी छलांग एकदम से लगा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि 2 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 4% साधारण ब्याज की दर से मूलधन आपका कितना है, 3675 रुपये पर अर्जित ब्याज कितना होगा। ठीक है, यानी कि आपका सिंपल सा आपका यहाँ पर क्या है कि आपको सिंपल आपको क्या निकालना है, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है। वो क्या हो जाता है, मूल दर कितना है 3675, इंटू रेट कितनी है 4% की, और इंटू समय, और बटे आपका 100। ठीक है, आपको सिंपल इतना करना है। आप जब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप देखें 4 दूनी 8, यानी कि 8 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 45 यानी कि 0 हो जाएगा, हासिल 4, 8 7 56 और 0 यानी कि 60 हो जाएगा, हासिल 6, 8 छंग 48, 6 51, हासिल यहाँ पर 4 आ जाएगा, हासिल 5, 8 3 24, 5 29। ठीक है, यानी कि आ गया, बटे में आपका 100 है। इसको यानी कि आपका जो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, साधारण ब्याज आपका 294 रुपया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर तीसरा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है कि निम्न में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है। ब्लीचिंग पाउडर एक फीका पाउडर, ठीक है, फीका पाउडर, फीका पीला पाउडर है। ठीक है, जो ब्लीचिंग ब्लीचिंग पाउडर है फीका पीला पाउडर है, बिल्कुल
आपका राइट ही है मेरे हिसाब से। ठीक है, आपका ये राइट है और त्रुटिपूर्ण बोला गया यानी कि कौन सा गलत है। तो अब आपका जो है, आपका दूसरा बोला जा रहा है कि सूखा NH3, ठीक है, यानी कि अमोनिया अमोनियम यहाँ पर गैस लाल लिटमस को नीला रंग में बदल देता है। ये आपका रॉन्ग होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, ओके, क्योंकि जो आपका ये NH3 ये आपका सूखे फॉर्म में अगर होगा ना तो वह किसी भी रूप में जो लिटमस पेपर को वह प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, अगर यहीं अगर गीला गीला NH3 यानी कि लिक्विड रूप में लेते हैं हम, तो यहाँ पर वह क्या हो जाता है, गैस रूप में अगर लेते हैं तो फिर वह लाल लिटमस को नीले रंग में बदलता है। लेकिन यहाँ पर अगर वह सूखा ले रहे हैं तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि दूसरा तो आपको गलत ही है। उसके बाद देखते हैं कि वर्षा जल का पीएच मान आपका लगभग कितना होता है, 7 के करीब होता है, तो ये आपका सही है। वर्षा अम्ल वर्षा का पीएच मान क्या होता है, 5.6 के करीब होता है, ये भी आपका सही है। यानी कि आपका आंसर कौन सा, केवल आपका दूसरा ही राइट होगा। ठीक है, यानी कि दूसरा रॉन्ग होता है, यानी कि आपका आंसर नंबर तीसरा राइट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि संख्या 27, यहाँ पर कोई भी संख्या दी हुई है, इसे तेल के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर कितना होगा। ठीक है, यानी कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में आपको अंतर बताना है। तो यहाँ पर देखो प्लेस वैल्यू क्या है, 3 की इतनी। ठीक है, जितने यहाँ पर 3 है ना, उसके बाद जितने भी अंक आ रहे हैं उतने जीरो लगा देने के 3000 आ जाएगा। 3000 तो उसका प्लेस वैल्यू आ जाएगा, स्थानीय मान। और यहाँ पर फेस वैल्यू क्या आ जाएगी, वह स्वयं अंक। ठीक है, उसमें अंतर आप करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2997। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्नलिखित क्रम में अगले सही चित्र का चयन करें। ठीक है, तो यहाँ पर अगला सही चित्र क्या होगा, यहाँ पर आगे क्या आएगा, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है इन ऑप्शनों में से। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो ये वाली आकृति है वो यहाँ पर है, उसके बाद उसको नीचे खिसका दिया गया है, तो उसके बाद इसको इस तरह आगे कर दिया गया है, इसी तरह आपको इसको आगे किया गया है। ठीक है, अब इसको कहाँ पर किया जाएगा, बीच में। ठीक है, क्योंकि पहले बीच में थी तो इसको कोने में लाया, और यहाँ पे कोने में आ जाएगी तो उसको क्या कर दिया, बीच में कर दिया। ठीक है, अब बीच में है तो उसको कोने में कर दिया, अब कोने में है तो बीच में कर देंगे, यानी कि बीच वाला यहाँ पर कौन सा बन रहा है, ऊपर यहाँ पर दाएं साइड यही केवल बन रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक वस्तु का वजन पृथ्वी की सतह पर कितना है, W है। तो जो वेट होता है वो क्या होता है दोस्तों, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, मास इंटू जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो होता है। ठीक है, वो जी मानते हैं। तो बोला जा रहा है कि जिस ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के 15 गुना और त्रिज्या पृथ्वी के 4 गुना है, तो उस पर उसका वजन क्या होगा। ठीक है, यानी कि उस पर यहाँ पर इस वस्तु का वजन क्या होगा, जिसका वजन यहाँ पर पृथ्वी पर W है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम जी डैश हम निकालेंगे, जी का मान ही निकालेंगे। वो क्या होता है, आपका फॉर्मूला सभी को पता होगा, क्या होता है, M/R² होता है, सभी लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो जी बराबर इधर क्या हो जाने वाला है, M, यानी कि यहाँ पर द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 15 गुना है, यानी कि इधर 15M हो जाएगा। और R यहाँ पर त्रिज्या कितनी है, 4 गुनी। ठीक है, अब 4 गुनी है यानी कि उसका स्क्वायर करेंगे, यानी कि 16R हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो नया गुरुत्वाकर्षण बल आ रहा है कितना आ रहा है, 15/16। ठीक है, MR। ठीक है, तो जो नया आ रहा है आपका, देखो जो नया आपका जी डैश आ रहा है ना, तो वो क्या आ रहा है आपका 15/16 MR²। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या हो जाने वाला है, जो वेट हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, वह W जो डैश होगा ना वो क्या हो जाएगा आपका मास इंटू जो यहाँ पर इसको लेंगे 15/16 G। ठीक है, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो वेट होगा ना वो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16/15W। ठीक है, इतना ना होकर क्या हो जाएगा 15/16 ही आएगा। तो यहाँ पर इसको उल्टा कर दिया, यानी कि ये आपका रॉन्ग है, लेकिन कोई भी मिलता जुलता ऑप्शन नहीं है, यानी कि जो बच्चों ने ये लगाया वो तो उनका राइट माना जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका एक्चुअली में आंसर क्या होगा, 15/16 ही होगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सपेंशन जो नया वाला आ रहा था 15/16 आ रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला जाए कि यहाँ पर कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। ठीक है, तो 12 से विभाज्य यानी कि वह नंबर क्या होगा, 4 और 3 से विभाज्य होगा। 4 से विभाज्यता चेक चेक करना है, यानी कि नंबर को शुरुआत के, ठीक है, 2 डिजिट होती हैं तो वो क्या होना चाहिए, 4 से डिवाइड होना चाहिए, 4 से सभी डिवाइड है। ठीक है, अब 3 से आप चेक करिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 से कौन सा केवल डिवाइड होगा, 8 3
11 11 4 15 15 3 18, ठीक है 18 आ रहा है, यानी कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो केवल आपका यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है और इसका एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि एक समचतुर्भुज सबसे पहले हमें ड्रॉ करना है, और समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए क्या क्या होती है। ठीक है, तो समचतुर्भुज दोस्तों अगर उनके विकर्ण आपस में डालते हैं, ठीक है, अगर उनके विकर्ण आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, यानी कि ये पार्ट इसके बराबर होगा, ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और 90 डिग्री पर काटते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक जो उसकी भुजा क्या है 17 सेंटीमीटर, यानी कि मान लेते हैं ये भुजा समचतुर्भुज की 17 सेंटीमीटर है, तो सभी वैसे भी सभी होंगी 17 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बोल रहा है कि इसका एक विकर्ण 16 है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये विकर्ण, ये वाला विकर्ण क्या है 16 है, तो उसका आधा पार्ट, ये दोनों अलग अलग पार्टों में आधे आधे में बढ़ जाएंगे, यानी कि ये पार्ट 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा हो कि 90 डिग्री के सामने का ये कर्ण है, तो आपका ये 8 और 15 और 17, ठीक है, तो ये ट्रिपलेट इधर लग जाएगा, 8 15 17 वाला ट्रिपलेट। ओके, तो अगर ये 15 है तो ये भी 15 होगा, यानी कि जो दूसरा विकर्ण आपका कितना आ जाएगा 15 15 30 सेंटीमीटर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब केवल क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मक्खन जिस प्रकार दूध से संबंधित है उसी तरह किताब किससे संबंधित होगी। ठीक है, आप देख रहे हैं कि दूध से क्या बनता है, मक्खन बनता है, उसी तरह किताब किससे बनती है, लेखक से बनती है नहीं, अध्यापक से बनती है नहीं, छपाई से बनती है नहीं, कागज से बनती है। ठीक है, जो किताब होती है कागज से बनती है। अगला क्वेश्चन मार्क की जगह आपको देखना है कि क्या आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो व्हाइट है, फिर ब्लैक व्हाइट ब्लैक, यानी कि इधर क्या आएगा, व्हाइट ही आएगा, तो व्हाइट वाला यानी कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब आपको देखना है कि ये कितना एंगल में हो रहा है, 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज ये घूम रहा है। ठीक है, यहाँ पर जिस इसको 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे नीचे की तरफ बनेगा टोटल, तो आपका यही आंसर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया गया है कि ये प्रश्न चित्र है और उत्तर चित्र ये है। ठीक है, यानी कि ये वाली आकृति कहाँ पर छिपी हुई है, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर तो कहीं ए में दिख नहीं रहा। ठीक है, और अगर आप इधर देखने का प्रयास करें, ये तो ये ऐसे सीधी जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा। ठीक है, तो आपका ये बन तो रहा लगभग, लेकिन जो तो ये पार्ट ये लाइन बराबर है, लेकिन यहाँ पर ये तो सही है, लेकिन ये बहुत छोटी है, तो ये भी नहीं होगा। और इधर आपका ये केवल बन रहा है, लेकिन आगे का पार्ट नहीं बन रहा है, तो ये भी नहीं होगा आपका। तो बचा हुआ आपका बी ऑप्शन यही राइट हो जाएगा, और देखना पड़ेगा कहाँ पर बन रहा है। तो आप देख सकते हैं, आपका देखो कहाँ पे बनता है, यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे यह आकृति आपकी बन रही है ना, इधर ये बन रही है ना, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ही राइट होगा। अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दोस्तों ये भी बहुत बार पूछे जाते हैं, पर्याप्तता चेक करने वाले। ठीक है, यहाँ पर इसका प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन से कथन पर्याप्त है, तो बोला गया क्या महिलाएं पुरुषों से भावनात्मक रूप से मजबूत हैं। तो यहाँ पर पहला कथन है कि महिलाएं सोचती हैं कि पुरुषों की सोच किसी समस्या को बदल नहीं सकती है। तो इससे तो नहीं हम पता कर सकते कि जो पुरुषों की भावनात्मक, जो महिला की भावना है वो पुरुषों की भावना से अधिक मजबूत होती है। ठीक है, भावनात्मक रूप से मजबूत होती थी, तो इससे तो नहीं पता कर सकते हैं महिला के सोचने से क्या होता है। ठीक है, वो तो कुछ भी सोचती हैं, उनके सोचने से थोड़ी हो जाएगा कि जो महिलाएं हैं पुरुषों से भावनात्मक रूप से मजबूत हैं या नहीं है। ठीक है, अगला कथन है सभी मामलों में महिलाएं पुरुषों के बराबर हैं, तो इससे भी नहीं पता कर सकते हैं। ठीक है, तो बराबर है नहीं बराबर, इससे नहीं हम पता कर सकते हैं। तो आपका मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर ना तो कथन एक और ना ही दो पर्याप्त है। तो अकेले देखो प्रश्न का उत्तर देने के लिए ना तो एक और ना ही दो पर्याप्त है, तो आपका चौथा आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है कि इस शब्द में यदि पहले अक्षर को दूसरे, तीसरे को चौथे और पांचवें को छठे के साथ और सातवें को आठवें के साथ तथा नौवें को दसवें के साथ बदला जाए तो बाएं से छठवां अक्षर कौन होगा। ठीक है, तो बाएं से छठवां अक्षर कौन होगा, देखो तो पहले को दूसरे के साथ और तीसरे को चौथे के साथ और पांचवें के छठवें के साथ, सातवें को आठवें के साथ, नौवें के दसवें के साथ बदल देते हैं। तो बाएं से छठवां अक्षर कौन होगा, तो सिंपली आप बाएं से छठवां गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो छठवां यानी कि यू आ रहा है, लेकिन यू नहीं आंसर होगा, यू को और एम को बदला जा रहा है, तो एम आपका आंसर होगा। ठीक है, हम आंसर क्या हो जाएगा दूसरा। अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन में दिया कि यदि दी गई श्रृंखला के दूसरे आधे भाग को उल्ट कर दिया जाए तो दाएं दाएं से 9वें पद की बाईं और 5वां पद कौन सा होगा। ठीक है, यानी कि आपसे बोला जा रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 पद हैं, और जो लास्ट का आधा पार्ट है ना उसको बदल देना, उल्टा कर देना है। यहाँ से यू से आपको उल्टा कर देना है। तो आपसे बोला जा रहा है कि दाएं से 9वें पद की बाएं और 5वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, यानी कि आप जब दाएं से ले शुरू करेंगे, यानी कि इधर यू से स्टार्ट करेंगे, दाएं से 9वें पद, दाएं से मान लेते हैं 9वां पद इधर आ जाएगा, 9वें पद की बाईं और 5वां पद, तो इसी के बाईं ओर लेना है 5वां पद, यानी कि 9वां पद इधर तक था, और उसके बाद 5वां पद, यानी कि टोटल आपको दाएं से क्या लेना है, 14वां पद लेना है। ठीक है, आपको इसका ध्यान देना है। अब जब दाएं से 14वां गिने के लिए इधर दायां है, इधर से स्टार्ट होगा, क्योंकि यू इधर पहुंच जाएगा, जो इधर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसी हम बिना बदले यहीं से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इधर के आ गए, और फिर इधर से गिनती चालू होगी, 11 12 13 14, यानी कि आपका 14वां पद कौन सा हो जाएगा, 6, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर तीसरा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि कौन इनमें से निम्नलिखित में से अलग है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अलग आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिकॉज ऑफ कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर इनको दो लाइनें आपस में काट रही हैं। ठीक है, दो लाइनें ही इनको आपस में बराबर भागों में विभाजित कर रही हैं। यहाँ पर भी दो लाइनें इसी तरह क्रॉस कर रही हैं, इधर भी क्रॉस कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर लाइनों द्वारा विभाजन नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया गया है। मेरे हिसाब से यही अलग होगा। देखते हैं क्या आंसर दिया है। आंसर भी आपका यानी कि सी दिया है, यानी कि आपका सी दिया है, बिकॉज क्योंकि क्यों दिया भाई सी? सी देने का कारण क्या है? तो इनने ऐसा तो नहीं किया कि अ, यहाँ पर अगर ये देखो, यहाँ पर पहले में बराबर पार्ट है, चारों चारों पार्ट बराबर है, यहाँ पर ही चारों पार्ट बराबर है, और यहाँ भी चारों पार्ट बराबर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चारों पार्ट बराबर नहीं दिख रहे हैं, इसलिए तो नहीं दिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसके दोनों ही आंसर राइट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अगर रेलवे ने ये दिया है तो इसको भी एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का कौन सा उदाहरण नहीं है। तो बहता हुआ जल, ये तो सिंपल सा बात है कि ये गतिज ऊर्जा का उदाहरण है, यही अलग हो गया। और एक बांध में संचित किया गया जल। ठीक है, तो एक बांध में संचित किया गया जल, उसमें भी दोस्तों क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। और एक संकुचित जल स्रोत, ठीक है, वो भी आपका पोटेंशियल एनर्जी उसमें भी होती है। और एक उठाया गया हथौड़ा, उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, तो इन सभी में पोटेंशियल एनर्जी होती है, लेकिन आपका जो बहता हुआ जल है उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन है कि 12 18 20 और 25 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं आपको करना, सिंपल आपको यहाँ पर इनका एलसीएम निकालना। तो 4 3 12 होता है। देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं, 4 3 12 होता है ना, उसके बाद 18 है, तो 18 के लिए दोस्तों कौन कौन सा कम हो रहा है, केवल 3 ही कम रहा है। ठीक है, क्योंकि आप 6 तो इधर से बना सकते हैं, 3 दूनी 6 और 3 इधर आ गए, 18 इधर बन गया। उसके बाद आप 20 है, यानी कि 4 तो पहले से आपका पास बचा 5, इस 25 में 5 पहले से, एक आपका 5 और ले लीजिए। ठीक है, यानी कि 25 चौको 100, 100 इंटू 9 करेंगे, यानी कि आपका जो आएगा 900 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो आपका 900 का जो अगला सबसे छोटा मल्टीपल लेना है, वही दोस्तों क्या हो जाएगी, इनसे पूरी तरह से विभाजित होगी, सबसे छोटी लेना है। लेकिन तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी ये तो जो है तो विभाजित ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि 25 से विभाजन नहीं हो रही है। ठीक है, 8 से 14 एक 15, ये आपकी ये भी नहीं होगी। आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जब इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जब लोहे को नम हवा में रखा जाता है तो हाइड्रेटेड आयरन फ्री ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 की एक लाल भूरे रंग की परत इसकी सतह पर जमा हो जाती है। इस लाल भूरे रंग की परत को क्या कहते हैं? रस्ट बोलते हैं या जंग बोलते हैं। ठीक है, और इसका उपचार दोस्तों कई बार हम क्या करते हैं, ऑयल वगैरह ग्रीसिंग वगैरह करके हम इसका घरेलू निपटान कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि 3x² प्लस के एक्स प्लस के बराबर 0 का कोई समाधान नहीं है, तो के का मान निम्नलिखित में से किसके अनुसार होगा। ठीक है, अगर क्या यहाँ पर के का इस समीकरण का कोई भी समाधान नहीं है, इसका जो विभक्तिकर डी होगा वह जो 0 से छोटा होगा। ठीक है,
यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा होगा 0 से। ठीक है, तो इधर क्या करते हैं, बी स्क्वायर का मान आप देखेंगे तो के हो जाएगा के स्क्वायर और -4, ए की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू के है। ठीक है, छोटा होगा 0 से, तो यहाँ पर क्या होगा, के कॉमन लेने पर क्या जाएगा आपका के माइनस आपका 12, छोटा होगा 0 से, यानी कि के की वैल्यू क्या होगी, एक बार के की वैल्यू 0 से छोटी हो जाएगी और दूसरी बार के की जो वैल्यू हो जाएगी इससे छोटी हो जाएगी 12 से। ठीक है, यानी कि आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, आपका ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, एक बार 0 से देखो, अब आपको यहाँ पर डिसाइड करना है कि यहाँ पर आप जो के 0 से छोटा लेंगे या फिर बड़ा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर देख सकते हैं कि के का मान आपको 12 से छोटा लेना है और 0 से छोटा लेना है, तो आपका इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप 0 से छोटा ही ले रहे हैं यानी कि आपका हमेशा मान ऋणात्मक ही रहेगा। अगर आप ऋणात्मक मान लेते हैं तो आपका इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा ना, 12 से छोटा है या फिर 0 से छोटा, तो बात तो एक ही है। लेकिन आपको यहाँ पर केवल एक बात ध्यान देनी होगी, अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर जो आप के की वैल्यू 0 से छोटी लेते हैं, लेकिन जैसे ऋणात्मक जिसे मान लेते हैं -1 लेते हैं, यहाँ पर हमें देखना होगा कि समीकरण संतुष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है हमारा। ठीक है, यहाँ पर 3 हो जाएगा और माइनस का आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, देखो तो अगर आप -1 का मान यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, इस वाले समीकरण 1 में, यहाँ पर जब -1 रखेंगे तो यानी कि माइनस का के और माइनस का 1 और माइनस का 12 छोटा होगा 0 से। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका संतुष्ट नहीं हो रहा। क्यों, कि इसका मान दोस्तों धनात्मक आ रहा है, कितना, धन का 13 आ रहा है। ये तो दोस्तों गलत बात है, 13 छोटा नहीं होता 0 से, तो ये गलत हो जाएगा। यानी कि जो आपको के की वैल्यू होगी 0 से छोटी नहीं होगी, के की वैल्यू आपकी हमेशा मतलब कि धनात्मक ही रहेगी, बड़ी, लेकिन 12 से छोटी रहेगी। ठीक है, तो 12 से छोटी और 0 से बड़ी लेंगे, जैसे मान लेते हैं 4 लिया हमने, तो कभी ये संतुष्ट करेगा इसको। ठीक है, तो 4 और के की वैल्यू 4 रखने पर इधर -12, ये छोटा हुआ आएगा हमेशा। ठीक है, इधर -8 और इंटू 4 जब करेंगे आप, यानी कि -32, हमेशा 0 से छोटा, यानी कि ये संतुष्ट कर रहा है। यानी कि हमेशा आप जो के की वैल्यू लेंगे यहाँ पर 0 से बड़ी ही लेंगे। ठीक है, यानी कि आपको इसलिए यहाँ पर ये राइट आंसर होगा। ठीक है, ये आप ध्यान देना। अगला क्वेश्चन, इस वाली आकृति में आपको केवल वर्ग फाउंड करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4, इधर भी 2 3 4। ठीक है, अब आपको सिंपल मल्टीप्लाई कर लेना है ऐसे। ठीक है, यानी कि 4 के स्क्वायर करेंगे 16, फिर 3 के स्क्वायर करेंगे 9, फिर 4, फिर 1, यानी कि आपका आंसर कितना आने वाला है इधर से 30। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सभी 4 शहरों के निरक्षर यानी कि जो साक्षर नहीं है उन लोगों का कुल कितना प्रतिशत है। ठीक है, सभी 4 शहरों में। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करना होगा, इस सभी 4 शहरों के सबसे पहले हमें देखना है कि निरक्षर कितने लोग हैं। तो निरक्षर यहाँ पर आप देख सकते हैं 150 और 250 और यानी कि 340 टोटल निरक्षर हैं। टोटल आपको चारों शहरों की जनसंख्या आपको निकालना है। तो इसका बी की मान अभी पता नहीं है, यानी कि आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, साक्षर और निरक्षर इतने हैं, 200 और 100 300, यानी कि इधर 300 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर टोटल कितना हो रहा है, 500 600 700 770। ठीक है, तो 770 आ रहा है इधर से। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, इसको इससे काट दीजिए, यानी कि ऊपर 3400 आपका बचेगा बटे 170। ठीक है, अब आप जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितनी बार जा रहा है ये, 4 बार, तो 7 चौको 28, 7 चौको 28 तो 30, इधर से आपका 2 आ जाएगा, इधर आपका 3 और इधर आप 0 ले लीजिए, 4 बार और जाएगा तो यहाँ से 308, इधर से आपका क्या आ जाएगा 12 और पॉइंट लेंगे तो 0 आ जाएगा। आपका कितनी बार जाएगा, केवल एक बार ही जाएगा, 70, और यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 23, यानी कि 43 आ जाएगा। और आप यहाँ से 0 रखिए और यहाँ पर आपका कितनी बार जाएगा, आपका 77 और 5। ठीक है, 6 बार नहीं जाएगा, 5 बार ही जाएगा, 5 ठीक है, 5 बार, यानी कि आपका 44.1, यानी कि आपका लगभग 1 से ज़्यादा ही आ रहा है, यानी कि आपका यहाँ पर 2 के आसपास ले सकते हैं। ठीक है, आपका यहाँ पर आंसर चौथा हो जाएगा 44.2। ठीक है, तो काफ़ी क्लोज ऑप्शन है, तो आप कई लोग इसको ना दे देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1.5 उसके बाद भी कुछ आएगा, यानी कि लगभग हमें 2 ही लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, रक्त का वह भाग जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% में प्रोटीन,
खनिज, हार्मोन्स, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ वह क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्लाज्मा। प्लाज्मा में दोस्तों जो 90% 92% जल होता है और जो शेष 8% होता है उसमें प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन्स वगैरह होते हैं। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क की जगह आपको आंसर बताना है। तो आपका यहाँ पर एल टाइप में आकृति बन रही है, फिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको 45 डिग्री मोड़ा जा रहा है, ठीक है। फिर उसको 45 डिग्री मोड़ा जा रहा है, फिर उसको 45 डिग्री, अब 45 डिग्री मोड़ेंगे तो ऐसी बनेगी। और ऐसी आकृति कहाँ कहाँ पर है, ये नहीं है, और आपकी ये तो उल्टी ही बन रही है, ठीक है। हाँ, ये हो सकती है, ठीक है, और ये उल्टी बन रही है। तो आपका यहाँ पर देखेंगे कि देखो, अब आपके यहाँ पर क्या हो सकता है कि ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर इसके बाद देखिए, यहाँ पर ये कोई भी फुल टाइप में नहीं है, ब्लैक डॉट नहीं है, और यहाँ पर ही नहीं है, इस तरह यहाँ भी नहीं आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर तीसरा ही राइट होगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर इस क्रम में वह अंक 4 के क्रम में वह अंक 4 के आंकड़े जो इसकी दाईं ओर उपस्थित अंक से पूर्ण रूप से विभाजित होता है, परंतु इसके बाईं ओर उपस्थित अंक से विभाजित नहीं होता, इतनी है, ठीक है। वैसे आपको 4 की संख्या निकालना है जिनके दाईं ओर ऐसी संख्या विभाजित है जो 4 को पूरी तरह से डिवाइड करेगी, लेकिन वो जो है तो उसकी बाईं साइड है वो 4 को डिवाइड नहीं करेगी, ठीक है। तो वैसे 4 कितने हैं, तो यहाँ पर आप ये वाला 4 तो नहीं, वो ये वाला हो जाएगा, क्योंकि 2 दाएं साइड से पूरी तरह से विभाजित हो रहा है, ठीक है, और बाएं साइड से पूरी तरह विभाजित नहीं हो रहा। तो आपका केवल 1 है यहाँ पर। उसके बाद आप 4 देखेंगे तो ये नहीं होगा आपका, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है दाईं ओर उपस्थित अंक से पूरी तरह विभाजित है। तो दाईं ओर उपस्थित 8 है, तो 4 पूरी तरह से विभाजित नहीं हो उससे। फिर यहाँ पर देखेंगे ये भी नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा, यानी केवल आपका ऑप्शन नंबर 1 ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंडरा यानी कि एक टेंडन किससे बना होता है, ठीक है। तो एक जो टेंडन होता है ना, वो किससे बनाता है, केवल कोलेजन फाइबर से, ठीक है। जो एक टंडन होता है टेंडन, एक कोलेजन फाइबर से ही बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो किसी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा तार के प्रतिरोध के समानुपाती होती है। ये तो सिंपल गलत ही है, ठीक है, क्योंकि अगर जो धारा होती है ना, उस तार के प्रतिरोध के व्युत्क्रम में होती है, ठीक है। क्योंकि अगर प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो धारा कम होगी, प्रतिरोध कम होगा तो धारा ज़्यादा होगी, धारा ज़्यादा प्रवाहित होगी। तो अगला यहाँ पर दूसरा देखते हैं, किसी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा तार की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यह भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। अगला है, किसी तार में प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा के सिरों के मध्य विभवांतर की व्युत्क्रम होती है, या ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये ओम का नियम ही कहता था, ठीक है, कि किसी तार में प्रवाहित होने वाली धारा उन तारों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है उसके समानुपाती होती है, यानी कि बी समानुपाती आई होता है। ऐसा कौन सा ऑप्शन कह रहा है, ऑप्शन नंबर चौथा, यानी कि यही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है, ठीक है। 18 मिनट एक दिन का कितना है, तो 18 मिनट लिख देते हैं ऊपर। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और घंटे को मिनट में चेंज कर देंगे, क्योंकि 18 मिनट में हमें परसेंटेज निकालना है। अब इसका परसेंट निकाल देते हैं। तो आप इधर से सॉल्व करेंगे तो 6 का 18, 6 को 24, ठीक है, और इसको काटेंगे, ये 20 बार जाएगा, तो ऊपर बचेगा आपका 100 और नीचे बचेगा आपका 80, ठीक है। इससे ये कट गया, यानी कि आपका आंसर क्या आएगा, 5/4। और 5/4 क्या होता है, 1.25%, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक ही अवधि में, ठीक है, एक ही अवधि में मौजूद आधुनिक, ठीक है, आधुनिक आवर्त तालिका तत्वों में निम्नलिखित में से क्या समान होगा, ठीक है। तो सेलों की संख्या होगी वो समान होती है, ये आप ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पर केवल आप समझिए कि जो आधुनिक आवर्त सारणी होती है उसमें क्या होते हैं आपके वो समूह होते हैं, और इस तरह से लेटे हुए क्या होते हैं, आवर्त होते हैं। खड़े वाले समूह, नीचे लेटे वाले आवर्त होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आवर्त के बारे में बात कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या समान होता है, जो तत्व होते हैं उनके जो सेलों की संख्या होती है वो समान होती है, ठीक है। जैसे कि आप देखते होंगे, सोडियम हो आपका, चाहे फिर मैग्नीशियम हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, इन सभी के सेल क्या होते हैं, सभी एक ही आवर्त में आते हैं, दूसरे आवर्त में, ठीक है। तो यहाँ पर जो उसके देखो दूसरे में नहीं आते, तीसरे में आते हैं। क्यों, क्योंकि देखो कैसे पता कर सकते हैं, इनका जो सोडियम के इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है 11, तो इसका 2 8 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 12 होता है, इसका भी 2 8 2 होगा।
देखो सेलों की संख्या कितनी आ रही है, केवल 3 ही आ रही है, और 3 आ रही है लेकिन आवर्तक कौन सा, तीसरा। तो सेलों की संख्या हमेशा समान रहेगी, ठीक है। एक ही आवर्त के जितने भी तत्व के उनके सेलों की संख्या हमेशा समान ही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बोला जा रहा है कि हैलोजनों में उच्चतम हाइड इलेक्ट्रॉनिक बंधुता वाला तत्व कौन सा है, तो क्लोरीन है, ठीक है। क्लोरीन गैस जो होती है वह अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला ही तत्व है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। Cl कितना होता है आपका, 17। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 2, 8, 7 हुआ, ठीक है। अब इसको केवल एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये दोस्तों अधिकतम इलेक्ट्रॉनिक बंधुता वाला ये तत्व होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसका वर्गमूल कितना है, तो यहाँ पर आपको वर्गमूल निकालने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आंसर पा जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये 70 के लगभग है, 70 का जब इस बार करेंगे क्या हो जाएगा, 4900 हो जाएगा। लेकिन ये 4900 से ज़्यादा ही है, ये भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 70 से कम ही है ना, तो इस 4900 से कम ही आएगा, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता। उसके बाद 80, 81 में लेके 80 लेते हैं तो यहाँ पर 64 से तो ज़्यादा आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। उसके बाद आप जो डी ऑप्शन देख लेते हैं, ये क्या है, 80 के आसपास है, 64 से थोड़ा कम आएगा, ठीक है, 64 से थोड़ा कम आएगा, लेकिन ये तो बहुत कम है, तो आपका आंसर क्या होगा, 71 ही इसका राइट होगा, ठीक है। इस तरह से दिमाग से कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने ब्राउनियन गति की खोज की थी। क्वेश्चन दिया गया है कि 16% लाभ के लिए लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है, यानी कि 16% का प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी कि 16% का जब प्रॉफिट हो रहा है तो सॉरी, 16% का प्रॉफिट यानी कि 16/100, यानी कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4/25, ठीक है। यानी कि कोई वस्तु अगर 25 की है तो 29 में बेचा जा रहा है, तो 29 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 435 की, ठीक है। यानी कि इधर आप देख रहे हैं कि कितनी बार जा रहा है, 15 बार, ठीक है। यानी कि जो वस्तु की कीमत क्या आ जाएगी, 25 × 15, तो 15×75, वहाँ से 7, यानी कि 375 इसका जो तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। अब बोला जा रहा है कि 330 में बेचने पर हानि प्रतिशत क्या होगी, 330 में बेचेगा वह जब, ठीक है, तो कितने की लॉस होगा उससे, 45 रुपये का, 375 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, देखो इसको सॉल्व करेंगे जब, तो सॉल्व भी कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप 5 से काटें तो ये 9 बार जाएगा, 5 से काटेंगे तो आप 5 7 35 55 25, ठीक है। तो ऊपर बचेगा आपका 900 और 300 और बटे 25, ठीक है, तो 300/25 आपका 12 ही होता है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है, ठीक है। असंतुलित रासायनिक समीकरण को दोस्तों क्या बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ठीक है। यानी कि दोस्तों जब जैसे कोई हम जैसे ले लेते हैं, जैसे आप H2+O2 को ऐड करते हैं, यानी कि क्या बन जाता है, H2O बनता है। इस तरह अगर समीकरण का आप पूरी तरह से असंतुलित है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ठीक है। क्योंकि इसके जो परमाणु है ना, वो दोनों तरफ सेम नहीं है, ठीक है, अभिकारक और उत्पादक में दोनों परमाणु सेम नहीं है, क्योंकि इधर हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन 2 है, लेकिन ऑक्सीजन इधर एक ही है, लेकिन जो अभिकारक है 2 है इधर। इधर आपको 2 को मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे और ऑक्सीजन 2 जाए, ऑक्सीजन 2 तो है, लेकिन हाइड्रोजन को 4 बनाने के लिए इधर भी 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो इस तरह से ये समीकरण संतुलित हो जाएगा, ठीक है। अगर समीकरण असंतुलित है उसको क्या बोलेंगे, कंकाल, यानी कि स्केलेटल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जब डैश की अधिक मात्रा का सेवन किया जाता है तो यह चयापचयी प्रक्रिया को धीमा कर देता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की अवनति करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर आपका इथेनॉल हो जाएगा, ठीक है। इथेनॉल तो एक तरह का एल्कोहल ही है, इसका फार्मूला क्या होता है, C2H5OH, ठीक है। ये एक प्रकार का एल्कोहल ही है, और जब इसका सेवन अधिक मतलब कि अधिक मात्रा में होता है तो जो चयापचयी प्रक्रिया होती है उसको धीमा कर देता है, जिससे उसका प्रभाव सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पड़ता है, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जब कई प्रतिरोध डैश में जोड़े जाते हैं तो उनका जो संयुक्त प्रतिरोध है उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, समांतर, ठीक है। तो यहाँ पर समांतर राइट होगा, तो समांतर जो प्रतिरोध जो जोड़े होते हैं उनका अगर समतुल्य प्रतिरोध संयुक्त प्रतिरोध निकालना है तो 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इसी तरह दोस्तों डैश डैश करके आगे बढ़ता जाता है।
तो यहाँ पर क्या होगा, जब समांतर में जुड़े होंगे ना तो जो सबसे कम वाला प्रतिरोध होगा, जो संयुक्त प्रतिरोध आएगा उससे भी कम आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर समांतर हो जाएगा। अब देखो केवल पहला ही क्वेश्चन अभी तक मिला कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है, यहाँ पर सिंपल सा आप देख रहे हो कि -1 कर रहा है सभी जगह, -1, इधर भी -1, यहाँ भी -1, इधर भी -1। ठीक है, यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, इधर फिर आपका आ जाएगा एन आ जाएगा, और इधर आपका टी आ जाएगा। ठीक है, एल एन टी कहाँ पर है, तो आप एल एन टी आपका केवल ऑप्शन नंबर चौथे में है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि आरजू का जन्म 25 जनवरी 2015 को हुआ था। 25 जनवरी 2015 को हुआ था किसका, आरजू का जन्म। जबकि आस्था का जन्म उससे उसके 554 दिन बाद हुआ था। तो आस्था का जन्म किस तारीख को हुआ था। ठीक है, सबसे पहले आप 365 दिन जाइए आगे, तो 554 जब आप करेंगे, 554 में से 365 घटा दीजिए। ठीक है, क्योंकि 365 क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि 365 दिन के बाद वह 25 जनवरी 2016 तक तो पहुंच जाएंगे हम। ठीक है, हमें 554 दिन ऐड करना है, तो यहाँ पर जो बच रहा है वो निकालिए। तो इधर बच रहा है आपका 9, और इधर से आपका 8 और 1, यानी कि 189 दिन अभी और ऐड करना है। ठीक है, देखो जनवरी में, देखो सबसे पहले आपको स्मरण रखना है कि लीप ईयर है, यानी कि जो फरवरी होगी 29 दिन की होगी। यहाँ पर 25 दिन जनवरी के हैं, बचे हुए 6 दिन यहाँ हो जाएंगे, उसके बाद 29 दिन, और फिर फरवरी, मार्च 31, अप्रैल 30। ठीक है, अप्रैल, मई 31, फिर जून 30, जुलाई 31। ठीक है, यहाँ तक अभी ऐड कर लीजिए। यहाँ तक आप जब ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5, ठीक है, और 6, यानी कि एक देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर कितना हो रहा है, 6 तक जा रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जब इनको ऐड करेंगे तो देखो 30 मान लेते हैं सभी को पहले, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 180 अब, और प्लस 6 यानी कि 186, और इसमें इसका एक इसमें चला जाएगा, तो ये बराबर हो जाएंगे 30 30, और आपका 2 और ज़्यादा है अभी। ठीक है, तो 2 और ज़्यादा है, यानी कि आपका कितना आ जाएगा, 188 दिन ऐड हो जाएगा, अगर वह 31 कितने जुलाई तक पहुंच जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका बचेगा कौन, 188 दिन और ऐड कर दिए, अब बचा हुआ एक दिन केवल, यानी कि जो आपका 31 जुलाई के बाद क्या आता है, 1 अगस्त आएगा। ठीक है, 1 अगस्त 2016 का इसका जन्म होगा, आस्था का जन्म होगा। तो इस तरह से कैलकुलेशन करके आप आसानी से पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज ABC है, और यहाँ पर जो कोण B है वही समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यानी कि ABC, जो B है वही समकोण है, आपसे बोला जा रहा है। तो टेन A की मान क्या है, 4/3, यानी कि लंब 4 हो जाएगा, आधार 3 हो जाएगा, तो कर्ण क्या हो जाएगा, 3 4 5। तो 5 रेशियो की वैल्यू AC की मान क्या दिया हुआ है, 25, एक रेशियो की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 5। तो आपसे क्या पूछ रहा है, BC की लंबाई, यानी कि 4 रेशियो की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 5 को 20, यानी कि 20 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्रमोद 12 घंटे में दीवार पर लाल रंग कर सकता था, यानी कि प्रमोद 12 घंटे में लाल कर सकता है, जबकि ब्रजेन 16 घंटे में पूरी दीवार लाल कर सकता है। ठीक है, ब्रजेन 16 घंटे में पूरी दीवार सफ़ेदी कर सकता है, ये सफ़ेदी वाला है। तो जो ब्रजेन है वो सफ़ेदी वाला 16 घंटे में कर सकता है। यदि प्रमोद और ब्रजेन तब शुरू करते हैं जब दीवार पर सिर्फ सीमेंट हो तो तब तक एक के बाद एक करके 1 घंटे, मतलब 1 1 घंटे के लिए काम करने आती हैं दोनों, जब तक दीवार पूरी तरह से लाल नहीं हो जाती। तो पूरा दीवार को लाल रंग से रंगने के लिए कितना टाइम लगेगा। इसलिए यहाँ पर क्षमता मान लेते हैं 48, यानी कि पी की क्षमता आ जाएगी 4 और बी की आ जाएगी 3, और वो भी ऋणात्मक लेंगे। क्यों, क्योंकि जो बी है, जो ब्रजेन है ना, वो क्या कर रहा है, वो सफ़ेदी कर रहा है, अब वो लाल करने वाला है, हमें सफ़ेदी करना है, लेकिन ब्रजेन जो है सफ़ेदी करने वाला, तो ये तो घटाएगा ना काम को। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि देखो, पहले आएगा प्रमोद, तो 4 यूनिट काम करेगा पहले घंटे में। ठीक है, तो उसके बाद में दूसरे घंटे में कौन आएगा, ब्रजेन आएगा, तो वो -3 कर देगा, यानी कि जो टोटल 2 घंटे में काम होगा वो क्या होगा, केवल 1 ही यूनिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना क्या है कि पूरी दीवार लाल रंग से कितने घंटे में रंग पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको इसमें 4 माइनस कर देना, जब भी प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट आए ना, जो प्लस वाला उसे सबसे पहले माइनस कर देते हैं, यानी कि 44 आएगा, सबसे 44 बार हमें पहुँचना है। ठीक है, यानी कि 1 यूनिट काम 2 घंटे में, तो 40 यूनिट काम कितने दिन में, कितने घंटे में हो जाएगा, 88 घंटे में 40 यूनिट काम हो जाएगा।
तो बचा हुआ जो 4 यूनिट आपका जो बचेगा वर्क, वो कौन आके पूरा कर देगा? प्रमोद आके अगले घंटे में पूरा कर देगा। ठीक है, 4 की एफिशिएंसी ये 1 घंटे में, यानी कि जो आपका टोटल आपका जो 48 वर्क हो जाएगा ना, ठीक है, प्लस 4 करके तो 89 घंटे में पूरा हो जाएगा टोटल 48 घंटा, 48 काम। ओके, अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दिए गए आंकड़ों के आधार पर डब्ल्यू के, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट डब्ल्यू के बोला गया है, पी सी और बी में मिलाकर कितने अंक है। ठीक है, यहाँ पर डब्ल्यू जो स्टूडेंट है वहाँ पर पी सी बी के टोटल कितने अंक है इस डब्ल्यू स्टूडेंट के, यहाँ पर ये बोला जा रहा है आपसे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले टोटल कर लेंगे, तो यहाँ पर आपका तो 160 आ रहा है, 160 50 210 और यानी कि 295, टोटल 295 में आपको कितना निकालना है पी सी बी को। ठीक है, तो 916 और 5 का यानी कि 210, इसका परसेंटेज आपको निकालना है। तो यहाँ पर आप जब देखेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर आपका 42 आ जाएगा और बटे नीचे आपका 5 चौको 25 25 और 5 45। ठीक है, यानी कि आपका इतना आ गया। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा आपका? ऑप्शन 70। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे और लास्ट क्वेश्चन है आपका, बोला जा रहा है कि कथन भारत में शिक्षक अभी भी पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं और शिक्षण के आधुनिक तरीकों से अवगत नहीं है। ठीक है, लागू किए जाने वाले कार्यक्रम क्या होंगे? शिक्षकों के लिए शिक्षण की अपनी पद्धति बदलने हेतु अभी विन्यास किया जाना चाहिए, यानी कि उनको मोटिवेट करना चाहिए। तो ये तो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो obvious सी बात है, अगर वह पारंपरिक तरीकों से ही अभी तक इस्तेमाल कर रहे हैं, आधुनिक तरीकों से अवगत नहीं है, तो उनको obvious सी बात है मोटिवेट करना चाहिए, उन्हें उनसे परिचित कराना चाहिए आधुनिक तरीकों से। अगला है, आधुनिक तरीकों से पढ़ाने वाले छात्रों के लिए वेतन वृद्धि होनी चाहिए। ये मेरे हिसाब से कहीं तक उचित नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से केवल पहला ही राइट होगा और आपका यहाँ पर देखिए पहला ही राइट दिया हुआ है। ओके, अगला क्या, और जो लोग दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इसी के साथ दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच। जय हिंद।